हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग प्रीएम्बल के एक एक वर्ड को डिकोड कर रहे थे ऑर्डर वाइज, और अभी हम लोग अभी तक दो वर्ड्स देख चुके हैं। सोशलिस्ट और सॉवरेन को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया। आज हम लोग बात करते हैं द टर्म सेकुलर के बारे में। देखो, जो सेकुलर वर्ड भी जो है ना, जैसे कि आप जानते हो तीन वर्ड्स थे। कल हमने सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इंटीग्रेट, ये तीन वर्ड्स आपको दिखाए थे ना मैंने शुरू के प्रीएम्बल के टेक्स्ट में, याद है ना? क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? ये तीनों कब डाले गए? इंटेग्रिटी। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, सोशलिस्ट टर्म ऑलरेडी नहीं था, लेकिन नेचर था हमारे इंडियन स्टेट का सोशलिस्ट स्टेट शुरू से ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेहरू जी कम्प्लीटली इंक्लाइंड थे रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड, उनकी आइडियोलॉजी से, और रशिया के साथ दोस्ती इतनी अच्छी थी। लेकिन फिर भी हमने क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में प्रीएम्बल के अंदर ये वाला टर्म 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला। सिमिलरली सेकुलर टर्म जो था वो भी शुरू से नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी। बाद में, और ओरिजिनल जब प्रीएम्बल बनाया गया था उसमें भी नहीं था। बाद में ये चीज़ ऐड करी गई थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हाउएवर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1974 में, ऑल दो जो वर्ड्स हैं सेकुलर स्टेट, ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्रिस्टल क्लियर मेंशन नहीं है, एक्सप्रेसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके का डाउट, संदेह करने वाली बात नहीं है कि संविधान निर्माता जो थे वो इसी प्रकार से हमारे नेशन स्टेट का जो नेचर था उसको सेकुलर रखना चाहते थे। और अकॉर्डिंगली इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार हम लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया, जो कि था फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बखूबी तरीके से इंक्लूड कर रखा। ठीक है, अब ये जो सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है 9 है ना पॉइंट। अब देखो होता क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, स्टेट का ना, यानी कि स्टेट, नेशन स्टेट, या फिर जो ऐसा कह लो आप नॉर्मल तरीके से, सरकार का अपने देश में रवैया क्या रहता है धर्म के प्रति। अलग अलग तरीके से सरकारें अलग अलग वे में एक्ट करती हैं इस बात को लेकर, इस वाली बात को लेकर कि उनका रवैया क्या रहेगा व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक धर्म, रिलीजन को लेकर। इसके बेसिस पर आप दुनिया भर की सरकारों को, उनकी कंट्रीज़ को 3 मेजर कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती हैं। ये वाली चीज़ याद रखना जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ये PSIR प्लस इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हमारे इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने PSIR ऑप्शन ले रखा है। ठीक है, सबसे पहले होती है एथीस्ट स्टेट। एथीस्ट स्टेट क्या होती है? स्टेट जो होती है ना, यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि एथीस्ट का मतलब कि उनको, स्टेट को, सरकार को मतलब ही नहीं है, सरकार का कोई धर्म ही नहीं होता। सरकार का तो वैसे भी कोई धर्म होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। यहाँ पर एथीस्ट स्टेट का ये मतलब होता है, स्टेट ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा मत समझना, मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा मत समझना कि जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर नॉर्मल मीनिंग में, डिक्शनरी मीनिंग में बोल देते हैं ये पर्सन एथीस्ट है, ये धर्म में मानता ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि सरकार ये बोल देती है कि जिसको जो करना है करो, और हम नहीं मानते धर्म में, तुम्हें मानना मान लो। नहीं जी, नहीं। यहाँ पर ये होती है, स्टेट जो होती है एंटी रिलीजन होती है। क्या मतलब है एंटी रिलीजन या फिर एथीस्ट होने से? सारे के सारे रिलीजन को बैन कर दिया जाता है, कंडम कर दिया जाता है, क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। ठीक है, कंडमनेशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। दूसरी होती है थियोक्रेटिक स्टेट। ये थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट जो होती है वो फॉलो करती है, उसकी तरफ इंक्लाइंड होती है। यानी कि स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, जो देश है, सरकार है, वो प्रो रिलीजन है, एंड वो ये डिक्लेयर करती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो होगा वो पूरे देश की आइडेंटिटी बनेगा। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सो ऑन। बुद्धिज़्म एंड इस्लाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मानी जाती हैं। सेकुलर स्टेट, स्टेट जो होती है, नेशन स्टेट, वो न्यूट्रल होती है इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन,
और यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करा जाता है। फॉर एग्जांपल यूएसए और इंडिया, ये वाली चीज़ लक्ष्मीकांत ने जीएस पांडे करके कोई हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, वहाँ से 8th एडिशन से उठा रखी है, इसको तो उठाओ, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझ गए कि राइटर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। वापस चलते हैं। चाइना ने सारे रिलीजन को कंडम कर रखा है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ, आपने सुना ही होगा, है ना, जो रीजन है वहाँ का, उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ करता है। लेकिन वहाँ पर अगेन बुद्धिस्ट भक्त भी हैं, जैना भक्त भी हैं, हिंदू श्राइन्स टेम्पल्स भी कुछ कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, और भी कुछ कुछ रिलीजन हैं जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते नहीं हैं। मतलब बड़े सारे चाइना के अंदर क्या क्या चैंटिंग रिलीजन्स हैं, चैंट कर करके माला जब के मतलब वो रिलीजन की फॉर्म होती है। वर्ल्ड में देखो बहुत रिलीजन होते हैं, हम तो ब्रॉडर कैटेगरी बोलते हैं ना इनकी, लेकिन चाइना ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ मतलब वो करवाते हैं। चाइना देखो क्या है, चाइना का मैं तुम्हें रवैया बता देता हूँ, छोटी सी हिंट दे देता हूँ PSIR के परस्पेक्टिव से। चाइना सिर्फ एक चीज़ को कंडम करता है, वो है कि चाइना की सरकार के खिलाफ ना प्रोटेस्ट मत करो, तुम बस प्रोटेस्ट मत करो। अब थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहा था, वैसे गलत ही कर रहा था, थोड़ा बहुत क्या, डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या होता है, उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ, तो यानी कि इस्लाम के खिलाफ थोड़ा बहुत मतलब एंटी है चाइना, था क्या है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। लेकिन उइगुर मुस्लिम्स ने जैसे अपनी आवाज़ बुलंद कर दी, यूनाइटेड नेशंस तक या वर्ल्ड के दूसरे प्लेटफॉर्म तक ये मुद्दा पहुंच गया, तो चाइना ऐसा नहीं है कि मतलब डरा सहमा बैठ गया या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की और ऑर्गेनाइजेशन की बात मानने लग जाए, और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो गया उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ। पहले कम मारता था और मारता, अब ये चीज़ है। चाइना प्रोटेस्ट से सिर्फ कतराता है एक बारी, जैसे चाइना में एक बारी किसी एक स्क्वायर है, कोई चौक है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, स्टूडेंट्स ने 60,000 70,000 की तादाद में कुछ प्रोटेस्ट करे थे वहाँ पे। चाइना ने सबके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया था, रोलर कोस्टर, और उनका जैसे टॉम एंड जेरी में पिचके हुए पापड़ नहीं बन जाते हैं जैसे टॉम एंड जेरी के, ऐसे करते करते पूरी रोड पे उनके पूरी लाशें बिछा दी थी, ऐसे लगातार चलवा दिया था उसके ऊपर से। तब से आज तक चाइना में प्रोटेस्ट करने से स्टूडेंट कम्युनिटी डरती है बहुत ज़्यादा, उनकी हालत ख़राब होती है। हाँ, और चाइना करता क्या है, चाइना का मैं एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, मैंने बता रखी है जैसे आप लोगों को। वैसे एक पुराना पेपर कोई भी निकाल कर ले आता है, कहता है ये ना हमारे मैप में दे रखा है इतने इतने समय पर, कुछ भी मतलब जैसे उसको अरुणाचल पे कब्जा करना था या फिर अक्साई चिन या कुछ भी करके, तो ये ऐसी हरकतें करता है। ये ऐसी कोई भी पेपर एक मैप निकाल कर ले आता है और बोलता है कि ये जो तिब्बत है हमारा पार्ट है, अरुणाचल शुरू से हमारा पार्ट था, अक्साई चिन हमारा एरिया था, ऐसे करते करते वो बोलता है। अब जैसे आजकल उसके पीछे पड़ा हुआ है ये येलो सी, और ये सारे के सारे जितने ये इसका पूरा का पूरा एरिया है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बड़े सारे ये पीछे पड़ा हुआ है, इसके राइट्स को उल्लंघन करता है उनका। ये चीज़ हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हर एक एंगल से पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 to 28 गारंटी करते हैं हमें फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड कर रखा है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर सेकुलर नेचर अपना रखा है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी क्या बोलते थे, सेकुलर वर्ड ऐड नहीं करा गया था, लेकिन वो बोलते थे ना शुरू से ही, मतलब सेकुलर नेचर से पहले ही बोलते हैं ना कि सेकुलर वर्ड तो बाद में एक्सप्लिसिटली ऐड करा गया, लेकिन इम्प्लिसिटली फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलता है कि नो पर्सन विल बी डिसक्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, फिर चाहे वो किसी धर्म में विश्वास करता हो या इवन ना भी करता हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी धर्म में मानोगे तभी तुम्हें राइट्स दिए जाएंगे, राइट से तुम्हें वंचित नहीं रखा जाएगा अगर तुम किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर अगर तुम्हारी आस्था नहीं भी है तो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलरिज्म का ना हमेशा दोस्तों क्या करता है, पॉजिटिव कंसेप्ट अपनाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। हमने एक पढ़ा था इसकी झलक कि हमारा जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव है, और किसका नेगेटिव है कंसेप्ट सेकुलरिज्म का, किसका नेगेटिव है, यूएसए का मेजरली, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि वो क्या बोलता है, हम लोग बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे रिलीजन में। लेकिन मैंने बताया था ना, हम क्या ऐसा कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री हमारी, कल को पता चला सती प्रथा या फिर किसी के बलि देना या फिर विमेन के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अपनाना, ये तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा लाइक सती प्रथा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव कंसेप्ट को अपनाता है सेकुलरिज्म के, दैट इज ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री
इररिस्पेक्टिव कि उसकी तादाद कितनी है, उनका सेम स्टेटस है और सेम सपोर्ट है उनको वो उससे। ऐसा नहीं है आपके पारसीज बहुत कम है हमारे देश के अंदर, तो कल को पारसी कोई अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो वहाँ से पता चला बजरंग दल वाले चले आए, तुम करके दिखाओ, हाथ काट देंगे हम तुम्हारे। ये चीज़ नहीं होती है हमारे देश के अंदर, ठीक है, ये चीज़ अलाउ नहीं है, तो होनी भी नहीं चाहिए वैसे भी कि उनकी जब स्ट्रेंथ कम है तो इस वजह से, क्योंकि स्ट्रेंथ के पीछे अगर कभी ऐसी डिस्कशन होने लगे, पता है इसका इफेक्ट क्या निकलता है। मैं जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से करंट करके इसको पढ़ाऊंगा, आप खुद सोच के देखो, जिसको लगेगा उनकी स्ट्रेंथ कम है, मसला क्या बैठेगा, इजराइल पैलेस्टीन जैसा इशू होगा, वो सेक्स कर करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और आगे जाके कुछ जनरेशन बाद देखो फिर आमने सामने की लड़ाई होगी, फिर उनकी प्रवोक करोगे तो वो अपने रिलीजन की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, फोर्स कन्वर्जन करेंगे, पटा पटा के शादियां करवाएंगे लड़कियों की अपने रिलीजन के अंदर ताकि और बच्चे पैदा हों, 2-2 4-4 शादियों का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस तरीके में पता है कोई कोई रिलीजन कभी कभार गलत डायरेक्शन ले लेते हैं जब उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो स्टेट से हर एक रिलीजन को उनकी स्ट्रेंथ कितनी भी उनको सपोर्ट है। और इसके बारे में हम देखते हैं 10th पॉइंट, किसकी बात आ जाती है, हाँ सुपरिटी वाली, हाँ। उस टाइम के जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर थे जिनका नाम था HR गोखले, इन्होंने इस कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करा सेक्युलरिज्म को, या फिर पॉजिटिव कंसेप्ट जो इंडिया ने अपना रखा है सेक्युलरिज्म का। इन्होंने बोला आज़ाद भारत में दोस्तों जो हम देने जा रहे हैं ना, हम फ्रीडम देने जा रहे हैं, हम आज़ादी, छूट, लिबर्टी देने जा रहे हैं। आपके विश्वास, आप जिसको भी मानते हो, जिस भी धर्म में आपकी आस्था या आस्था ना भी है, कोई भी रिलीजन को अगर आप मानते हो, आपकी तादाद संख्या कितनी भी कम है, आपको खुली छूट है, खुली आज़ादी है। स्टेट जो है, स्टेट विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू, सरकार प्रशासन कुछ भी आपके खिलाफ नहीं करेगा, ठीक है। द स्टेट विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू एज अ स्टेट विद एनी रिलीजन, किसी रिलीजन के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं, एक्सेप्ट हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे, एक इंटरफेरेंस दिखाएंगे, क्या कि आप अगर तादाद में ज़्यादा हो तो दूसरों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर एक रिलीजन इक्वल तरीके से ट्रीट करे जाए, ठीक है। लेकिन स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, स्टेट, नेशन स्टेट, सरकार, प्रशासन नींव नहीं रखने वाला किसी भी धर्म की, मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी धर्म की नींव नहीं रखने वाला, और कभी भी किसी भी छोटी संख्या वाले रिलीजन को ये नहीं महसूस करवाया जाएगा कि तुम इससे दबकर रहना। क्यों? हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं दोस्तों, HR गोखले बोलते हैं कि हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन हम लोग नहीं अपनाने वाले, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सिमिलरली पहले चीफ जस्टिस रह चुके सुप्रीम कोर्ट के, CJI ने बोला, उनका नाम था PB गजेंद्र गडकर, इन्होंने डिफाइन करा सेक्युलरिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके में, जो स्टेट है, जो नेशन स्टेट है, सरकार है, हमारा जो राष्ट्र है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ अपनी लॉयल्टी ओ नहीं करता, झुकता नहीं है कि आज से ना हम सारे लोग ना टीका लगाकर आया करेंगे और जय बजरंग बली के नारे लगाया करेंगे, हम लोग सारे के सारे ना अल्लाह अकबर गाया करेंगे या गुरुद्वारे की अरदास करा करेंगे, या जैसी क्या कहते हैं कोई भी चीज़ होगी तो नमाज कंपलसरी कर देते हैं। नहीं जी, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की इससे लॉयल्टी वो नहीं करेंगे, लॉयल्टी वो करेंगे तो सारे रिलीजन से करेंगे, लेकिन अपनाने नहीं जा रहे हैं किसी को भी। यानी कि हम लोग इररिलीजियस नहीं है, सबको बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंटी रिलीजियस भी नहीं है कि भैया दिन भर एक पर्टिकुलर रिलीजन के गुणगान करते करते एक कम संख्या वाले रिलीजियस ग्रुप को रियलाइज करवा देना कि तुम्हें डर कर रहना है, दब कर रहना है, क्योंकि फेस्टिवल हमारे मनाए जाते हैं, ये चीज़ हमारी मनाई जाती है। ऐसा नहीं, किसी को कभी इन्फीरियर रियलाइज नहीं करवाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। और ये चीज़ टाइम टू टाइम हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूनियन लॉ मिनिस्टर उस टाइम के HR गोखले जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये चीज़ खुलकर कहने की, PB गजेंद्र गडकर जी ने, कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ लॉयल्टी वो नहीं करता, ना ही स्टेट हमारा इरिलीजियस है, ना ही एंटी रिलीजियस है, ये सबको इक्वल फ्रीडम देता है हर एक रिलीजन में। ऐसे ही लोगों के कंधे को आपको यूज़ करना है व्हेन यू आर राइटिंग आंसर फॉर मेंस एंड PSIR की आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो। मैं तो सबको बल्कि ये रिकमेंड करता हूँ, जब आपका लक्ष्मीकांत और गवर्नेंस कंठस्थ हो जाता है
तो जीएस पेपर 2 के अंदर भी अगर आप किसी के कंधे का सपोर्ट लेके आंसर लिख कर आते हो ना, हर एक आंसर आईआर में आप किसी इंटरनेशनल थ्योरिस्ट स्कॉलर को पकड़ लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी के आंसर लिखते हुए आप ऐसे किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, किसी एक उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर को पकड़ लो, आपके मार्क्स जो लोगों के अटके रह जाते हैं जीएस पेपर 2 बहुत अच्छा गया होता है। किसी के मार्क्स आ रहे हैं 78, किसी के आ रहे हैं 92, किसी के आ रहे हैं 95, बहुत अच्छे आ रहे हैं तो 105। इसको आसानी से मैं बोलता हूँ, फिक्टिशियस बात नहीं कर रहा, इमेजिनरी बात नहीं कर रहा, 160 प्लस इवन 180 प्लस लेकर जाया जा सकता है। और एक बात समझ लेना, जीएस पेपर 2 के अंदर अगर ये वाले मार्क्स आ गए ना, और बाकी सब्जेक्ट में बहुत पुअर मार्क्स भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की नीचे तरफ गिरोगे ना तो आईपीएस की लिस्ट में गिरोगे, और ऊपर से ऊपर तो जानते ही हो आईएएस प्लस आईएफएस। मैं तो इसको इस नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्विस्ट ना ज़रूरी होते हैं। क्यों? सेम किताब अगर मेरे पास है और मेरे पास लिबर्टी नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ सकूं क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने को, और सब लोग ये पढ़कर जा रहे हैं, क्वेश्चन अब इसी में से निकल रहे हैं, प्रीलिम्स तो हो जाएगा मेरा, मेंस में क्या करूं? मेंस में अपने आंसर जो कि जिसने छठे अटेम्प्ट वाले ने इसके पहले पेज से लेकर जहां एम लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है एंड पेज तक सारे के सारे अमेंडमेंट चार्ट डाली है उसने, मैं उससे कैसे कम्पीट करूं? ये थोड़ा बहुत ट्विच कर घर चाहे खंडर हो, चाहे भूतिया हवेली हो, चाहे महल हो, हर एक पॉइंट एक एस्पेक्ट होता है कि उसको और ज़्यादा अंदर से सुंदर दिशा और दशा दी जा सकती है। आपकी इंटीरियर डेकोरेशन की स्किल और आपकी साइकोलॉजी बहुत काम आ सकती है उस खंडर घर को भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी जगह बनाने में कि मन लगे, वाओ यार कितना सुंदर है अंदर से, कर यार मज़ा ही आ गया। ये चीज़ है, ऐसी आपकी ये बुक से मोल्ड करके आंसर राइटिंग बनती है, ठीक है। हाँ हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जिस प्रकार से हमारे प्रीएम्बल में बताई गई है, ये बेस्ड है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। दैट इज सबसे ज़्यादा पावर जो पोजेस करते हैं हमारे देश में कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन या सबकी कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो, सबसे सुप्रीम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी पावर डिराइव करता है जनता से, लोगों से, ठीक है। अब क्या बोल रखा है डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर? जो डेमोक्रेसी वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, एक डेमोस और दूसरा क्रेटिया, जिसका मीनिंग डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब रूल, यानी कि रूल ऑफ पीपल, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या बेसिक चीज़ पढ़ते थे? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि पीपल तीनों में आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। कौन थे अब्राहम लिंकन? अफ्रीका के राष्ट्रपति, यूएसए यूएस के। अच्छा अमेरिका बोला था अमित, मुझे लगा अफ्रीका बोल रहे हो, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है दो तरह की होती है, डेमोक्रेसी ऑफ टू टाइप्स, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है, लोग अपनी सुप्रीम पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर चार उसके शस्त्र होते हैं, चार डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात चल रही है, और इन चार डिवाइसेस को यहीं सुन लो। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पहला चैप्टर याद है, कहानी एक हिंट बताई थी मैंने, चार प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स जो कि ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इंडिया को, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, ठीक है। अब ये चार डिवाइसेस सुन लो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, एक है रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा रिकॉल और चौथा प्लेबिसाइड। इन दोनों को हमने यूज़ करा था इन चार प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स की दिक्कत को यूज़ करके ये सॉल्व करने के लिए यूज़ करा था इसको, रेफरेंडम और प्लेबिसाइड को। ये यूज़ नहीं करा हमने इनिशिएटिव और रिकॉल, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक बार ही जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 12, रेफरेंडम। ध्यान से सुनना, चारों इंपॉर्टेंट है। रेफरेंडम दोस्तों एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पर
कोई भी एक जो लेजिस्लेशन प्रपोज करी गई है, यानी कि एक ना कोई भी एक ये बोला गया जनता के सामने कि ये आपके लिए एक बिल है जो कि कल को चल के एक्ट बनेगा, या फिर एक ऐसा लॉ लेकर आने की हम लोग बात सोच रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं ये ना थोड़ी सी व्यवस्था को चरमरा सकता है, ऐसा अगर कानून आ जाए तो हम लाएं कि ना लाएं, आप क्या चाहते हो, आपकी राय इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे सरकार जब भी एक प्रपोजल लेकर आती है किसी भी कानून का, लेजिस्लेशन का, वो ना जनता को दिया जाता है। इलेक्टोरेट, आप जानते हो ना इलेक्टोरेट कौन होते हैं? वोटर्स। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बताओ? वो वोटर्स को रेफर करवाया जाता है फॉर सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट्स। फिर इसमें ये देखा जाता है मेजॉरिटी ने, अब मेजॉरिटी क्या होती है हमेशा, मिनिमम 51% अगर वोट करते हैं अगर इसके फेवर में या फिर डिसफेवर में, तो अगर वोट करते हैं हाँ येस में, तो ये चीज़ पास हो जाएगी। नो में तो कोई किंतु परंतु नहीं, दूसरी बार तीसरी बार कभी भी नहीं आएगा, ये लैप्स कर जाएगा। रेफरेंडम समझ में आया? बताओ मुझे ज़रा। पक्का? डायरेक्ट वोट से डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाती है, और यही चीज़ वादा करी गई थी कि आज़ादी के बाद कश्मीर में एक बार रेफरेंडम करवा लेना चाहिए, लेकिन दोनों डरते हैं, पाकिस्तान भी डरता है, हिंदुस्तान भी डरता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं कि रेफरेंडम जो है हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन तुमने मानी नहीं, महाराजा हरी सिंह को तुमने अट्रैक्ट कर लिया, हम तो कब्जा करने आ रहे थे। और हिंदुस्तान ये बोलता है तुमने चीटिंग करी, बेईमानी करी, तुम कब्जा करने क्यों जा रहे थे कश्मीर के ऊपर? हमसे बात करी होती ना डायरेक्ट, महाराजा हरी सिंह को क्यों ले आए बीच में? उसने बात मान ली हमसे, तो हम तो करवाएंगे भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन। फिर पाकिस्तान ये बोलता है कि चलो तुम उसकी मदद करने गए थे, तुमने शर्त क्यों रखी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर, तब जाके सुबह फोर्सेस भेजेंगे। वो बंदा तो मैंने तुम्हें बताया था अशप्रीत, आप भी जानते हो और तुम सब भी जानते ही होगे, याद है अपने नौकर को रात को गोली देकर सोया था रिवॉल्वर, कि अगर कल सुबह हिंदुस्तान की फोर्सेस दरवाजे पे ना मिले तो नींद में ही मुझे गोली मार देना। मैं अपने कश्मीर से इतना प्यार करता हूँ कि इसे आज़ाद देखना चाहता हूँ और आज़ाद देखते हुए मरना चाहता हूँ, और क्या कहते हैं मैं देख नहीं सकता अपनी खुली आंखों से ऐसा करके, तो नींद में ही गोली मार देना अगर सुबह दरवाज़ा पहला जो खटखटाए और अगर उसमें हिंदुस्तानी फोर्सेस ना हो, पहला सुबह 6 बजे का जो हमारा दरवाज़ा अगर खटखटाया जाए किसी के द्वारा। ये वीडियो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, रियल ये फुटेज प्रधानमंत्री एपिसोड के अंदर, ठीक है? वो भी बस जल्दी शुरू होने वाला है, अगस्त, अगले महीने, बस अगस्त में हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएगा। यूएन का बस ये चैप्टर हो जाए, फिर बस हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में कूदने वाले हैं। उसके बाद बस आप ऐसा समझ जाओ आपकी PSIR की तैयारी 60% हो जाएगी। PSIR की बात कर रहा हूँ मैं, 60% तैयारी हो जाएगी। इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड होता है बाय मीन्स ऑफ विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। जनता यहाँ पर कहती है कि एक ऐसा बिल लेकर आओ, एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए, सारे लोग साइन कर देते हैं। कैसे होता है ये प्रोसीजर, समझ लेते हैं इसको आराम से। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में एक MLA है। अगर विधानसभा में प्रपोज करवाना है तो सारे लोग उस जगह के जहाँ पर वो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं अपने विधायक को जाकर वो दे देते हैं लेटर कि ऐसा एक बिल लेकर आना, विधानसभा में इसकी बात उठाना। अगर उनको नेशनल लेवल पे कानून बनवाना है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी राज्य के लोग साइन कर देंगे और एक MP या नंबर ऑफ MPs को दे देंगे वो बिल कि आप इसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाना, ताकि एक कानून बन सके नेशनल लेवल पे। इनिशिएटिव समझ में आ गया? बताओ। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों की बातें करी। लेजिस्लेचर तो भाई स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। यार एक बात बताओ, एक स्टेट की जनता परेशान है रिजर्वेशन के इशू से, मान लो, या किसी भी समस्या से लेकर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कोई एक स्टेट है, एक सेकंड, कोई भी एक स्टेट है वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है और वहाँ से उनको लगता है कि माइग्रेंट्स आते रहते हैं, तो असम को अगर ये लोकल आसमीज को ये लगता है कि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ यहाँ पर अभी भी घुसपैठ करते रहते हैं, इतना कुछ हो गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन गया, सब कुछ बन गया, तो वो उधर की विधानसभा में विधायकों को, अपने लोकल विधायक 1 को, 2 को, 4 को, जितने भी हैं उनको दे सकते हैं करने के लिए कि आप एक ऐसा बिल ज़रूर, हम आपको दे रहे हैं, एक ऐसा बिल ज़रूर रखो अपने विधानसभा के सामने, और नेशनल लेवल पे बनवाना है कानून अगर जनता को तो लोकसभा के सामने।
मतलब अब नेशनल लेवल पे कैसे बनेगा, आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं, इंटरनेट पे ना मुहिम चलने लग जाती है, सारे लोग स्टेट के मिलने लग जाते हैं और सारे लोग फिर साइन करके मोदी जी को या तो लेटर लिख देते हैं या इसको लिख देंगे। मतलब एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे होता है प्रोसीजर, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया? पहले मुझे बता दो कि आप फिर से सीखना है, बताओ रेफरेंडम इनिशिएटिव को, जल्दी बता दो। पक्का? अब इनिशिएटिव पब्लिक ओपिनियन तो है, लेकिन जनता ये कहती है सिर्फ ओपिनियन तक सीमित ना रहे, हमें इसके ऊपर कानून चाहिए, ताकि कल को जो उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा ना हो। ऐसा मान लो, निर्भया केस मान लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गए, या कहीं पर मे नॉट गॉड डू सो, भगवान ऐसा ना करे, कहीं पर भी ऐसा हो, टेररिस्ट अटैक कोई बहुत गंभीर हो गया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग टपक गए, कोई बहुत भयंकर बम, मतलब वो केमिकल वॉरफेयर या बायोलॉजिकल वेपन का वॉरफेयर, मतलब कुछ छिड़ गया, आतंकवादियों जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा कुछ अगर कुछ बड़ा कारनामा हो गया तो एक बिल तो चाहिए, जो जनता प्रपोज कर रही है। अब वो आप मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेकर, लोकल लेवल की समस्या अलग होती है और नेशनल लेवल की भी कोई समस्या बन सकती है। बस जैसे बड़ी सारी कंट्रीज़ में एक ना चीज़ होती है, इनिशिएटिव ना माध्यम बहुत होता है जो उनका, तो पता है क्या होता है, अगर ना सारे लोग साइन कर दें ना, सारे लोग साइन कर दें तो वो प्रेसिडेंट और पीएम हट जाता है। एक एक से एग्जांपल बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प जस्ट बना ही बना था और कुछ पता नहीं लाखों की तादाद में सिग्नेचर हो गए थे उसको हटाने के लिए, उसके खिलाफ पास नहीं हो पाया था, वो अलग बात है, मतलब मिनिमम सपोर्ट जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। हमारी कंट्री में ये चीज़ अलाउड नहीं है, 5 साल के लिए वो टिका रहेगा बंदा। बहुत सारी कंट्रीज़ में पता है, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होता है कि अगर वहाँ पर कोई पीएम आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, जनता ने अगर साइन करके अगर उसको बिल दे दिया कि मेजोरिटी, मतलब अगर उस डिस्ट्रिक्ट की, उस स्टेट की इतनी जनसंख्या है, ये चाह रही है कि आप यहाँ से रिज़ाइन कर दो, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यू आर द वॉइस ऑफ पॉपुलर, यू आर पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव। पॉपुलर मतलब क्या? जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो। जनता ही नहीं चाह रही ना आपको देखना और ज़्यादा, तो 5 साल टिक कर क्या करोगे? अंडे दोगे कि मुर्गी बाहर निकालोगे बाहर उस अंडे में से? तो आपको हट जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है, इसलिए तो ये बुलंद आवाज़ में ये रहते हैं कि कुछ भी कर्मकांड कर लें, 5 साल से पहले कुछ नहीं, और 4.5 साल जब होता है, जब चल रहा होता है, उस टाइम पर देखो ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, फिर तुम्हारी गली की रोडें भी बन जाएंगी, स्ट्रीट लैम्प सारे ठीक हो जाएंगे, सड़कों पे डांबर भी डल जाएगा, साफ़ सुथरा सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद फिर तो तुम पहली बार शक्ल देखते हो, अच्छा तुम हो विधायक यहाँ के, अच्छा तुम हो सांसद यहाँ के, हाथ मिलाने आते हो तुमसे घर पे बेल बजा बजा के, ये चीज़ है। फिर बात करते हैं रिकॉल। रिकॉल इज अ मेथड by means of which voters can remove a representative or an office bearer, अभी बोल दिया ना मैंने पहले, before the expiry of his term when he fails to discharge his duties properly। अब ये fail to discharge duty कब? जनता की नज़रों में बस उनको ऐसा लगता है कि ये कर नहीं रहा, बस इसको साइन करेंगे, दे देंगे उसको, सर जी आप हट जाओ। मोर देन 50% लोग ये चाह रहे हैं कि आपको अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरी कंट्री में जो भी बोलते होंगे, मतलब मान लो कि विधायक या सांसद, उनके लिए जो भी टर्म, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टर्म यूज़ होती है, मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता प्रोसीजर को, हमारे हिंदुस्तान को भी बेस बनाकर ऐसी कंट्री का प्रोसीजर समझ लो। अब हमारी कंट्री में तो आप जानते हो रिकॉल का क्या कुछ इनिशिएटिव है क्या? बता दो ज़रा, ऐसा कुछ होता है कि आप साइन करके दे दो और रिज़ाइन कर दे मोदी जी या कुछ भी ऐसा? बताओ होगा क्या? ऐसा नहीं ना। हाँ यहाँ पर लेकिन क्या होता है ऐसी कंट्रीज़ के अंदर कि यहाँ पर ना पीएम और प्रेसिडेंट फिर बहुत अच्छे से काम, एक सेकेंड, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं बीच में, मतलब वो नहीं करते हैं कि हम जैसा मर्जी चलेंगे, कोई बात नहीं, जब 5वां साल होगा तब खर्चा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। और लास्ट को और समझ लेते हैं, फिर मैं डाउट ले लेता हूँ सबके। प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड एक ऐसा मेथड है, ये भी हुआ था, ये प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स की बात को सॉल्व करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, ठीक है। प्लेबिसाइड इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ इंडियाज़ पीपल, ठीक है, ओपिनियन ऑफ इंडियाज़ पीपल। अब यहाँ पर इंडियाज़ लिखा हुआ है, लेकिन यार आप समझ जो ना, लक्ष्मीकांत ने मतलब गलती कर दी वाली बात, किसी भी कंट्री का हो सकता है ना, तो यार जिस भी देश में हो रहा है। प्लेबिसाइड इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री सिटीजन, ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इट इज़ जनरली यूज टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। इसलिए कई लोग ना कन्फ्यूज रहते हैं कि सर रेफरेंडम भी तो फिर यही है और प्लेबिसाइड भी तो फिर यही है, ठीक है मान लिया यही है। यहाँ पर ना
एक प्रपोज लेजिस्लेशन जिसके ऊपर कानून आने वाला होता है, कानून, ठीक है, वो जनता को रेफर करा जाता है, उसके ऊपर डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाती है कि मतलब हम देखेंगे अगर वोट जनता ने फेवर में करा तो एक कानून को लेकर आएंगे, वरना नहीं लेकर आएंगे। यहाँ पर क्या होता है, आप पहले ना एक ओपिनियन जान रहे हो, ओपिनियन जान रहे हो, आपने जनता के सामने किसी एक चीज़ का ड्राफ्ट रखा है, आप कहोगे यार वहाँ पर भी तो ड्राफ्ट रखा जाएगा, मान ली भाई आपकी बात, ऊपर भी तो ड्राफ्ट रखा जाएगा, कानून आया तो नहीं है, जनता से मांगा जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्ट वोटिंग होगी, पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर करता है। लेकिन बस पॉइंट ये, टर्म में बस इतना फर्क है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक मुद्दा यहाँ पर चलता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ हिंदुस्तान, यहाँ पर अगर प्लेबिसाइड करवाया जाता है, जनता का ओपिनियन पूछा जाता है, अगर 51% ने वोट करा कि हमें भारत के साथ रहना है ये, तो फिर पाकिस्तान नहीं कर सकता कुछ भी, फिर हमेशा के लिए जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इसलिए ये लोग यहाँ पर प्लेबिसाइड या रेफरेंडम ऐसा कुछ भी चीज़ करवाना नहीं चाह रहे, ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर के बवाल हो जाता ऑलरेडी। आप गल्फ वो बड़ी सारी पाकिस्तान सपोर्टिंग कंट्रीज़ को देखो जो कि इस्लामिक क्या है वो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हाँ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो चिढ़ गए इंडिया से कि तुमने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब हमने पाकिस्तान में तो जाकर करा नहीं है, ठीक है। तो ये रेफरेंडम और प्लेबिसाइड सेम से है, लेकिन मैंने आज आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाला एक पॉइंट बता दिया, प्लेबिसाइड को जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है, और रिकॉल और इनिशिएटिव तो आप समझिएगा, वो तो एक अलग ही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या मुझे बता दो, कोई दिक्कत तो, कोई समस्या तो नहीं, और समझ में आ जाएगा, और डिटेल हमारे पास अभी आने वाले क्लासेस में और डिटेल है इनके बारे में, सिर्फ ये कहानी एक ही बार में ख़त्म नहीं होती है, जो कहानी एक ही बार में ख़त्म होने वाली होती है मैं उनके पीछे बहुत चर्चा करता हूँ, लेकिन ये आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं। अभी तो PSIR में इतनी लंबी डिस्कशंस पड़ी हुई हैं इनके ऊपर, रियल एग्जांपल समझेंगे, रियल कंट्रीज़ के वो सिनेरियो समझेंगे, कहाँ कहाँ पर ये घटना हुई है, हिंदुस्तान में कब कब ऐसा हुआ है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच अगर किसी ने करा ना, तो अब वो देखा जाएगा कि उसका मामला कितना संगीन, कितना जुर्म है। अब मोदी जी जस्ट बिकॉज ये कह लें कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, गोली लेकर निकल गए, AK-47 अंधाधुंध गोली चलाए जा रहे हैं कनाट प्लेस में, यहाँ वहाँ, तो क्या कुछ नहीं होगा, उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, भाई कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं मोदी, भाइयों बहनों मुझे टच करके दिखाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये चीज़ है। अब मान लो कि पार्टी से कोई बंदा गद्दारी कर जाए, तो अलग अलग सबके लिए कानून है, हाँ मतलब प्रोसीजर है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, पार्टी जनता से तुम गद्दारी कर गए, जीता था उसके सिंबल पर तुमने इलेक्शन, पहुंच गए वहाँ पर, ये चीज़ है, उसके लिए अलग है। लेकिन रिकॉल एक टोटली एक ऐसी चीज़ है कि आप उससे पहले वो कर सकते हो, जनता को लगता है कि आप वो ड्यूटी वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, कुछ भी इशू है, हमारी कंट्री में तो होता नहीं है ये, तो यहाँ पर जनता क्या करती है, हाँ लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, इतने सारे लोगों ने सर्जी साइन कर दिया है, ये मोर देन 50% जनता है जिसने आपको पिछले इलेक्शन में चुना था, अब आप ना रिज़ाइन कर दो। तो वहाँ पर वो बंदा ये नहीं कह सकता कि नेक्स्ट इलेक्शन का तो वेट करो, मेरे 4 या 5 साल या 6 साल कंप्लीट तो होने दो, उस देश में जो भी होता है वो वहाँ हो ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान के केस में हम इसका एग्जांपल इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते, होता ही नहीं है ये वाली चीज़, होता ही नहीं है। ये रिकॉल एक बात याद रखना दोस्तों कि ये सिर्फ ना इंडिविजुअल के लिए होता है, यहाँ पर स्विंग एंड सिंग टुगेदर वाला कंसेप्ट नहीं होता। एक पर्सन ने गलती करी है, यहाँ पर सब उसका परिणाम हर कोई नहीं भुगतता, ठीक है, एक पर्सन ने गलती करी है, उसका परिणाम हर कोई नहीं भुगतता। मतलब अब देखो ना, एक MLA है, उसको बोला जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने तुम्हें चुना है, मतलब बाहर की कंट्री में जो भी बोलते हो हम MLA लेकर चल रहे हैं, उस विधायक को बोला जाएगा तुम रिजाइन दे दो भाई साहब, जनता तुम्हारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं चाह रही कि तुम यहाँ पर विधायक रहो, अब तुम्हारी जगह कोई और आना चाहिए। अब ये नहीं लेना देना कि वो कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाजवादी पार्टी का है, CPI का है, BJP का है, कहीं का भी है, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उस पर्सन को रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया के केस में हम इसको डिस्कस कर ही नहीं सकते, कहीं नहीं कर सकते इसको, इंडिया से मत जोड़ने की कोशिश करो, है ही नहीं, अब सिनेरियो ही नहीं है, कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ ऐसा कुछ भी करके, तो कैसे अप्लाई कर लोगे इस कंसेप्ट को इंडिया के अंदर। होता हाँ, वो अलग बात है, वो यार अब ऐसे तो बताओ आपके खिलाफ, तो फिर ऐसे तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो आपकी IAS का जो पूरा का पूरा जो आपकी सीनियर्स होते हैं, फिर तो वो भी ले सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी है देखी होगा, आपको पता होगा वैसे भी यार, ये आपने वो लाइन सुनी है,
हर पुलिस वाले को हर एक गोली का हिसाब देना पड़ता है ना। अब पुलिस वाले आपकी टीम में है, जैसे मतलब मान लो सारे अब पुलिस वाले तो पुलिस वालों को ही सपोर्ट करेंगे, मतलब मान लो जैसे एक आर्मी वालों को सपोर्ट करेगा, एक आईएएस को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना बनता तुम गोली चलाने लग जाओगे, सर जी सॉरी मेरे सीनियर्स तो मुझे संभाल लेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन तो वो भी ले सकते हैं आपके खिलाफ। मैं वही कह रहा हूँ, इसको छोड़ दो, या एप्लीकेशन इंडिया के अंदर मत रखो इसको। जितना हमने डिस्कस करना था ये खत्म होकर वाइंड अप हो गया, वैसे यही बता रहा हूँ मैं बार बार। हम इसको किसी और PSIR के कंटेक्स्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो तो मैंने बता ही दिया। बताओ कोई और इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो बताओ, कुछ समझ में ना आए इन चारों वर्ड्स में, या एक दूसरे को डिसमिट करके ना देख पाए हो एक दूसरे चारों वर्ड्स में। सब लोग मुझे बता दो एक बारी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी सुप्रीम पावर को एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक लॉस। वो लॉ बनाते हैं जनता के बिहाफ पर, यानी कि जनता ने उनको पावर दे रखी होती है कि हम आपको चुन रहे हैं, चुनाव करवाओ, इलेक्शन उसका मतलब मीडियम होता है चुनने का, इलेक्शंस करवाओ, हम आपको चुन रहे हैं, आप जाके हमारे लिए स्टेट लेवल पे लॉ बनाना विधानसभा में, नेशनल लेवल पे लॉ बनाना लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंशियल। पहले मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से बता दो, इंडिया में क्या फॉलो होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो दो फॉर्म है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, इंडिया में क्या फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर प्रोविजन है कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, अंडर विच जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है ना, वो ऐसा नहीं है कि आंसरेबल और अकाउंटेबल नहीं है, सारे अपने एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल है, अपनी कोई भी वो पॉलिसी और कोई भी एक्शन अगर वो लेती है सरकार तो। ठीक है, यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज, टाइम पर इलेक्शन होना, लॉ इज सुप्रीम, जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके और किसी के भी खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन एनी ग्राउंड्स। ये कुछ इशारे हैं जो कि इस तरफ संकेत करते हैं हमें कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारी इंडियन पॉलिटी का। जो टर्म डेमोक्रेटिक है वो यूज़ करा गया है प्रीएम्बल में एक ब्रॉडर वे में, जो कि गले लगाता है ना कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी। इसका मतलब समझ में आया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि ये मतलब है सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार ही सिर्फ जवाबदेही है और ये है वो है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लेजिस्लेचर के प्रति नहीं बनती है, जनता के प्रति बनती है। पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए उसके प्रति जवाबदेही है उसकी। यानी कि आप ऐसे मुद्दे समझ लो ना, पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो है। ऐसा थोड़ी ना कि सरकार फिर ये बोले हम ये टिके हुए 5 साल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता की दिक्कत है वो तो कि जनता के पास इनकम नहीं है इतना पेट्रोल खरीदने की, वो खरीदने की, ये कुछ नहीं। हर वे में हर चीज़ में डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी के यहाँ पर मतलब क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो सोशल फील्ड में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी और पॉलिटिकल फील्ड में भी यहाँ पर इतने ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी को यूज़ करा गया है। 3 तरह की होती है, अभी हम बात करते हैं। ये डायमेंशन को, ये वाली लाइन जो ऊपर बोली गई है, इसको BR अम्बेडकर जी ने भी स्ट्रेस करा था अपनी, जब वो स्पीच कंक्लूड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 25 नवंबर 1949 को। उन्होंने कहा था, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं टिकी रह सकती जब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बेस ना बने सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या? अब यहाँ पर मतलब जान लो, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेशन BR अम्बेडकर जी के वर्ड मतलब लाइन से लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है, सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर से बता रहा हूँ, सोशल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है एक ऐसी वे ऑफ लाइफ जो कि रिकॉग्नाइज करे लिबर्टी को, इक्वालिटी को और फ्रेटर्निटी को। जो ये प्रिंसिपल्स होंगे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, इनको हम लोग सेपरेट आइटम ट्रीट नहीं करेंगे, ट्राइपॉड की तरह ट्रिनिटी में इनको हम लोग कंबाइन लेकर चलेंगे। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे किसी पर्सन को अगर तुम आज़ादी दे देते हो, ठीक है, लेकिन वो लिबर्टी सब लोगों में इक्वल तरीके से बांटो ना, इक्वल तरीके से, और उससे भाईचारा प्रमोट होना चाहिए। यानी कि तुमने लिबर्टी दे दी, हर कोई पर्सन फ़ोन यूज़ कर सकता है, सारे पर्सन फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी के बाथरूम में घुसकर नहाते हुए उसकी फ़ोटो खींच लूँ क्या, और वो मेरी फ़ोटो खींच लें?
और हम सब एक दूसरे की फोटो इंटरनेट पर इंस्टाग्राम पे वायरल करते हैं नहाते हुए, ये तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि हर एक चीज़ की मान मर्यादा है और तीनों चीज़ें साथ में रिस्पेक्टफुल तरीके से यूज़ करी जाएंगी कि एक को अगर अलग कर दिया जाए दूसरे के साथ तो इसका मतलब हम डेमोक्रेसी का, सोशल डेमोक्रेसी के पर्पस को डिफीट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे लिबर्टी, आज़ादी, फ्रीडम, इसको अलग नहीं करा जा सकता, इसको अलग करके देखा नहीं जा सकता इक्वालिटी से। इक्वालिटी का डाइवोर्स नहीं करवाया जा सकता फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी जो है, अगर आप इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते हो कि सब लोगों के पास लिबर्टी रहे, आप बोलते हो गिने चुने लोगों के पास लिबर्टी रहे, तो होगा क्या इसकी वजह से, इसके दुष्परिणाम क्या निकलेंगे। इससे कुछ गिने चुने लोगों की, जिनके पास पर्सन, आपने एक लाइन सुनते हो गया आप अक्सर, पर्सन विद मनी एंड मसल पावर, पर्सन विद मनी एंड मसल पावर, ऐसे लोगों की सुप्रीमेसी हो जाएगी ज़्यादातर लोगों के पास। इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे वो आंकड़े नहीं आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि टॉप 1% लोग जो वर्ल्ड के हैं वो इस पूरी दुनिया की 99% को इनकम को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं मयूर अहमद, हम भी करेंगे ऐसा ट्रेडिंग कर करके, ठीक है। हम भी टॉप 1% इंडियन बनेंगे जो कि 99% इंडियंस की इनकम को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। हाँ, सबकी इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, अगर इक्वालिटी चलो सबको दे भी थी लेकिन किसी के पास आज़ादी नहीं है तो ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव को मारेगी, यानी कि आपके पास कोई आज़ादी नहीं करने की। आप कहो कि सारे लोग जेल में हैं तो तुम भी जेल में रहो, सारे लोग ये नहीं कर रहे तो तुम भी ये मत करो, सारे लोग ये स्टेप नहीं ले सकते तो आपको भी ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। अब 12.A में क्या लिखा हुआ है, ये तो कोई एक बुक है, बी शिवराव से उन्होंने लिया था, हटाओ उसको, बेकार है। मैं इसलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और लास्ट है, सेम कंटेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फार साइटेड विजन देखता है, उसका सपना है, उसका एक दूर की दृष्टिकोण है कि ऐसी एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करना जहाँ पर जो सोशल ऑर्डर हो ना वो इक्वालिटी को परंपरा मानकर चले, यानी कि इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करें। इगैलिटेरियन का दोस्तों मतलब होता है, मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, जब बात होती है इक्वालिटी की उसको हम लोग कहते हैं इगैलिटेरियन। इक्वालिटी के बेसिस पर सोशल ऑर्डर होना चाहिए जहाँ पर हर एक सिटीज़न को हम लोग तीनों प्रकार की जस्टिस देंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। हर तरह की डेमोक्रेसी का पालन करेंगे, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भारत रिपब्लिक में, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। ये बस एक लाइन थी बस यार इम्प्रेस करने वाली, ऐसा कुछ नया इसमें कुछ यूनिक नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।